जो भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है, इन लोगों को ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले है रेशियो, दूसरा है स्केलर और तीसरा है वेक्टर। रेशियो का कुछ एग्जांपल बताइए लोग। इसी को सिर्फ टेंसर कर ना टेंसर वो कुछ डिफरेंट मामला है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, तो वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रेशियो जिसकी क्वांटिटी मतलब जिसके पास यूनिट ना हो। हाँ, जिसके पास यूनिट ना हो, डायमेंशन नहीं हो। रेशियो का एक अच्छा एग्जांपल है अपना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप लोग तो जानते होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V के बराबर, जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं। अब बताओ, अगर यूनिट और डायमेंशन की बात की जाए तो जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों स्पीड ऑफ लाइट ही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि इस बेचारे का नो डायमेंशन होना चाहिए, और वैसे ही इसका नो यूनिट भी होना चाहिए। कोई एसआई वगैरह यूनिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। आप लोगों को तो पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने ऐसे लिखा था, जैसे कि एयर या वैक्यूम के लिए हम लोग 1 लेते हैं, ग्लास के लिए 3/2 लेते हैं, और वाटर के लिए 4/3 लेते हैं। तो ये सब भी तो जस्ट एक नंबर्स है ना, तो जस्ट नंबर होगा ये, कोई यूनिट की जरूरत नहीं है, कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ये एब्सोल्यूट टर्म में लिखा जा सकता है या कभी रिलेटिव टर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू हम लोग अगर लिखे ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जैसा हम लोग पहले लिखते थे, वैसा चाहे जब भी कभी तो लिख सकते हैं। अगला ज्ञान की बात यह है इसमें कि एक और अगर एग्जाम्पल हम लोगों को लिखना हो तो हम लोग लिख लेते हैं एक और एग्जाम्पल इसका, रिलेटिव डेंसिटी। एकदम सही बात, ये भी तो होता है ना, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। चूंकि वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, इसीलिए उसको हम लोग आराम से मटेरियल के साथ रेशियो निकाल के बता सकते हैं, है ना। ये एक फायदा है। यहाँ पे भी कोई यूनिट, कोई डायमेंशन का कोई पंगा नहीं है, ये सब इन सब से एकदम फ्री है। स्केलर क्वांटिटीज आप तो जानते ही हैं कि इनके पास होता है ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड से फायदा क्या है, मैग्नीट्यूड के खुद 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से बताओ तो? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एकदम सही बात। बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के यूनिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और बिना यूनिट के न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि किसी चीज का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों मिलके ही स्पीड के बारे में आपको आइडिया दे सकते हैं। सिर्फ 10 का कोई मतलब नहीं, 10 आम, संतरा, खरबूज कुछ भी हो सकता है, 10 हाथी घोड़ा भी हो सकता है। अगर हम मीटर पर सेकेंड नहीं लगाए तो इस 10 का कोई अहमियत नहीं है, और सिर्फ मीटर पर सेकेंड का भी कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम लोग कुछ इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं जोड़ते हैं। तो इसीलिए ये दोनों की जरूरत रहेगी जब भी कभी हम लोग इसे लिखेंगे। इनके साथ अच्छी बात यह है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और ये ओबे करते हैं, ओबेज अलजेब्रिक सम। जैसे मान लो कि आपको 10 मीटर पर सेकंड के साथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड जोड़ना हो, तो आप 10 और 10 मिलके 20 हो जाएगा। 20 के अलावा ना तो इसकी वैल्यू कभी 20 से कम हो सकती है, ना 20 से ज्यादा हो सकती है ना। फिर ये वाला अपना मामला है कि अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको देखना हो तो वही है, स्पीड है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है,
करंट है, प्रेशर है। ये दोनों एकदम थोड़े अलग है, करंट और प्रेशर। करंट को हम लोगों ने स्केलर में क्यों रखा है भाई? ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन हमको फॉलो नहीं करता। हाँ, एकदम सही बात कह रहे हो आप। ये वेक्टर के वाले तरीके को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मान लो अगर ये मामला रहा कि एक रॉड है, इस रॉड से होके कुछ करंट जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और ये दूसरा भी 1 एम्पियर का करंट हो गया। 1 एम्पियर का करंट कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बना सकते हैं तो आपको पता है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि 10 इलेक्ट्रॉन है जो मिलके कोई एक स्पेसिफिक करंट बना रहा है। अगर 10 ही इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में फिर से चलेंगे तो 10 और 10 मिलके 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। उसी 20 इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को समय के हिसाब से बताना होगा कि उससे कितना करंट बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये अलजेब्रिक सम को ही फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इस बात को फॉलो कर रहा है कि 10 और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके कुछ 1000 हो जाए, या 10 और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके 0 हो जाए, या 10 और 10 इलेक्ट्रॉन मिलके 5 हो जाए। ऐसी कोई संभावना नहीं है, कुछ अलग नहीं हो सकता। तो ये अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। तो जो भी अलजेब्रिक सम को फॉलो करते हैं उन्हें हम स्केलर की कैटेगरी में ही रखेंगे, वेक्टर में नहीं रख सकते। अच्छा, फिर रणवीर बताओ तो प्रेशर को क्यों रखा गया है ये स्केलर वाले में? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर होने से इसका डायरेक्शन हमेशा स्पेसिफिक होता है। तो वो तो हर वेक्टर का डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है। तो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम लोग यही बोलेंगे। जैसे एक होता है करंट डेंसिटी, वो वेक्टर है और वो हमेशा उसका भी डायरेक्शन उधर ही करंट के डायरेक्शन में ही रहता है ना। तो उसको थोड़ी ना आप कह दोगे कि नहीं भाई चूंकि इसका डायरेक्शन स्पेसिफिक है इसीलिए हम इसे ना मान रहे, हम इसे वेक्टर नहीं कहेंगे, स्केलर कहेंगे। ये कारण नहीं है। प्रेशर को रखने के पीछे दूसरा कारण है। कारण है सिंपल ये कि आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ, है ना। पास्कल्स लॉ में क्या होता था कि अपने पास कोई भी एक आइडियल लिक्विड होना चाहिए। आइडियल लिक्विड का मतलब होता है जो नॉन कंप्रेसिबल हो, इरोटेशनल हो, विस्कस नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो ऐसा अगर हमारे पास एक आइडियल लिक्विड है, आइडियल लिक्विड में मैं सिंपली अपना एग्जांपल के लिए वाटर मान लेता हूं। मान लो आपके पास 1 बाल्टी पानी है। अब आप क्या करते हो कि कुछ व्यवस्था लगा के यहाँ बाहर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते हो। 10 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो इस जगह का प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। तो आप ऐसा जानते हैं ना कि अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो हर पॉइंट का विद इन द लिक्विड जितने भी पॉइंट्स हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन सब जगह का प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो अगर सब जगह का प्रेशर बढ़ना चाहिए तो मतलब कि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर कोई चीज हर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को तो हम लोग स्पेसिफिक नहीं कह सकते। वेक्टर के लिए तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई इधर की तरफ ही होगा, ये तो हर तरफ होगा। और अगर ये हर तरफ होगा तो हम लोग इसको कहां से कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर है। इसीलिए क्योंकि इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इसका कोई फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए इसको स्केलर की क्वांटिटी को कैटेगरी में रखा गया है। चलिए, वेक्टर वाली कैटेगरी में होने के लिए जरूरी है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी स्पेसिफिक वाला। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अपना कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों तो होने ही चाहिए। इसके साथ साथ एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। फिर आप ये कह सकते हो एक बात कि भाई ये अपना मामला हो गया, ये क्या करते हैं, ये दूसरे तरह का मामले को ओबे करते हैं। ओबेज, हाँ, वेक्टर सम, या आप कह सकते हो कि डिसओबेज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम के हिसाब से ये अपना हिसाब किताब नहीं रखेंगे, इन लोगों का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फिर अगर बात करोगे आप इसके एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जैसे वेलोसिटी है, हाँ एकदम सही बात कह रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन है, हाँ, करंट डेंसिटी का एग्जाम्पल भी याद रखने के लिए काफी अच्छा है।
क्योंकि करंट भी स्केलर होता है, डेंसिटी भी स्केलर होता है, लेकिन इन दोनों का भाई करंट डेंसिटी ये वेक्टर होता है। फिर इसके अलावा न्यूटन अंकल को कैसे भूल जाए हम लोग, फोर्स के बाद अपना लीनियर मोमेंटम, फिर टॉर्क, और टॉर्क के बाद एंगुलर मोमेंटम। हाँ, टेंशन आता है। टेंशन में आते हैं। चलो भाई, इनको टेंसर का टेंशन आप छोड़ो, फिलहाल आप यही मान के चलो कि ये सब वेक्टर है, हम लोग इनको वेक्टर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। टेंसर में वो टेंसर की दुनिया अलग है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम उसके बारे में क्यों बिना मतलब ज्यादा ज्ञान बांटें। तो ये सब वेक्टर है। अब सबसे पहले तो ये बात है कि वेक्टर की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी। क्या भाई, मान लो कितना अच्छा नहीं होता कि अगर दुनिया में सारी चीजें रेशियो रहती, तो आप कहोगे कि नहीं रेशियो रखने में एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर सब चीजें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से सिर्फ एक रेशियो रहेगा, तो फिर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि कौन स्पीड है, कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन रिलेटिव डेंसिटी है ना। तो ये तो है कि दुनिया में सारी चीजें सिर्फ नंबर के हिसाब से नहीं जानी जा सकती है। बहुत सारी चीजों को हम लोग जाने, इनके लिए जरूरी है कि नंबर्स के साथ साथ उनका यूनिट भी होना चाहिए। तो यूनिट होना चाहिए, तो फिर स्केलर आ गए। फिर आप ये कहोगे कि चलो इन्हीं दोनों की जरूरत है, वेक्टर की हम लोगों को ऐसी क्या जरूरत है भाई। हम लोग खामखा डायरेक्शन एक डिफरेंट चीज को इसमें जोड़ के और अपने जीवन को और मुश्किल बना रहे हैं, है ना भाई। तो हम लोग तो पढ़ने का काम शुरू किए थे कि अपना जीवन आसान होगा, और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए जहाँ पे हम लोग अपना जीवन को मुश्किल करने जा रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्यों है वेक्टर के रूप में पढ़ने की, या वेक्टर से स्केलर कैसे डिफरेंट है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, तत्पश्चात आगे बढ़ा जाए।
क्या भाई आप लोगों ने तो लिख दिया होगा, क्या किसको किस तरह से छोड़ दिए? बहुत ज्यादा देर का हो जाएगा। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी विच एड्स अप अलजेब्रिकली। तो टाइम को फिर वेक्टर क्यों बनाया जाए कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसका अलाइनमेंट किया जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। चलिए इसको मिटा दिया जाए, है ना। दरअसल जो भी बच्चे मान लीजिए इस वीडियो को देख के भी पढ़ेंगे, उनके पास भी एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा ना। आराम से फिर वो लोग भी आप लोगों के जैसा लिखेंगे, उन्हें एक रियल फील आएगा। ये बोर्ड साफ होने के बजाय गंदा हो गया है। तो हम लोग एक सिंपल सा काम ये करते हैं, फिलहाल हम लोगों को ये पता करना है कि भाई हम लोग क्यों ये वेक्टर के बारे में इतना अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो हम लोग एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। मान लो कि अपना विचार हो कि भाई अभी लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग घर में बैठे बैठे इतने बोर हो गए होंगे कि लॉकडाउन खुलते ही सब लोगों ने ये विचार किया कि कहीं चलते हैं, पिकनिक विकनिक मना के आया जाए। क्या भाई? तो पिकनिक मनाने के लिए हम लोग गए जंगल में, और जंगल में जाने के बाद मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेरा डाल दिया है ना, कैंप वैम्प लगा वगा के कुछ फेंसिंग वेंसिंग करके हमने स्वयं को सुरक्षित कर लिया है। फिर रात्रि काल में ऐसा विचार आ जाए रणवीर को कि भाई हमारा काम रणवीर है, हमारा थोड़ा अलग माहौल है, हमें जाके क्या है कि जंगल में जाके रात में शेर से रूबरू होना चाहिए, है ना भाई। तो ये यहां से चल देते हैं, और यहां से चलने के बाद कोई एक जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद मामला ये होता है कि उनको एक शेर दिख गया। तो शेर के दिखते ही कोई भी आदमी क्या करेगा? सबसे पहली जानकारी, पेड़ पे चढ़ जाओ। पेड़ पे चढ़ने से दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि शेर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता तो अपनी जान बची रहेगी कुछ समय के लिए, और दूसरी बात ये कि भाई पेड़ पे चढ़ जाएंगे तो जंगल में नेटवर्क वगैरह आएगा अच्छे से, तो फोन वोन लगा के हम लोग चाहे तो लोगों की मदद भी मांग सकते हैं, है ना। दूसरा ये कि शेर में इतना पेशेंस नहीं होता कि वो बेचारा 20 घंटे तक वहीं नीचे बैठा रहे, आपको पेशेंस के साथ उस पेड़ पे बैठे रहना। तो मान लो कि ये यहाँ पे है और इन्होंने यहां से फोन लगाया मुझे कि भाई मुझे मेरे नाम का असली मतलब पता चल गया है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आए और हमें बुला के ले जाए। तो सबसे पहला जो अपना सवाल होगा वो यही होगा ना कि भाई अगर शेर तुम्हारे सामने है तो तुम्हें क्या बताना चाहिए। सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई तुम माने हम लोगों से कितनी दूरी पे हो, चाहे कहां पे हो। तो कहां पे हो के बारे में कोई भी व्यक्ति क्या बात बता सकता है। जैसे मान लो कि इन्होंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर की दूरी पे हूं, ठीक है। तो 5 किलोमीटर की दूरी पे अगर ये यहाँ पे है और शेर के साथ इनका सामना हो रहा है, फिर हम लोग ये कह सकते हैं ना कि यहां से अगर एक सर्कल बनाया जाए तो इस सर्कल के पेरिफेरी पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब 5 किलोमीटर पे हैं। और मान लो कि ये इधर की तरफ शेर का मुकाबला कर रहे हैं और हम लोग पूरी वीरता के साथ इधर की तरफ चले जाएं शेर खोजने अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको लगता है ना कि तब तक शेर इनको वीर गति प्राप्त करा चुका होगा। तो उस स्थिति में अपने लिए ज्यादा जरूरी है ना ये जानना कि सिर्फ डिस्टेंस पता होने से कि कितनी दूरी पे है, ये पता होने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ आपको एक एडेड चीज भी जोड़नी होगी, और वो ये है कि आपका पोजीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, कि हमें किस तरफ जाना है, ताकि हम लोग ज्यादा आसानी से उस तरफ पहुंच सके। तो उसके बाद से ये भी हो सकता है कि ये ज्यादा सिंपल तरीका से बताने के लिए ये कहें कि अभी अभी हमने मैप यूज किया है और जब हम लोग चल रहे थे तब भी हमने मैप यूज किया था। तो इन्होंने कहा कि एकदम सिंपल है, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में होने के लिए मैं आपसे पूछ सकता हूं ये कि भाई बताओ आप कैसे आए थे यहां तक 5 किलोमीटर तक, तब तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा ना अपना आंसर। तो ये इन्होंने बताया हमें कि भाई मैं पहले 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला था, है ना।
उसके बाद से मैंने क्या किया कि एक लेफ्ट ले लिया, और लेफ्ट में फिर मैं 4 किलोमीटर दूर आया तो मुझसे ये शेर मिल गया। तो आप कह सकते हैं ना इस स्थिति में कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ और वहां से 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ अगर आप पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आप यहीं पे पहुंच सकते हैं, और यही वो पॉइंट पी है जहां पे शेर के साथ इनका मुकाबला हो रहा है। तो अब हम लोग ज्यादा आसानी से इस जगह तक पहुंच सकते हैं कि नहीं भाई? तो ज्यादा आसानी से यहां तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ डिस्टेंस का ही नहीं, डायरेक्शन के पता होने की भी जरूरत है। फिर अब मान लो कि हम लोगों को अगर इन्हें बचाना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोई भी जानवर मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान नहीं होता, मनुष्य सबसे बुद्धिमान जानवर है, आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि शेर पे 3 तरफ से एक साथ हमला कर दिया जाए, है ना भाई? तो अपनी 3 टीमें, कुछ लोग इधर से होके पहुंचते हैं, कुछ लोग ये वाला रास्ता लेके पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग सीधे सीधे 5 किलोमीटर वाला रास्ता लेके पहुंच जाते हैं। सबने डिसाइड किया कि हम लोग एक समय पे पहुंचेंगे। तो अगर एक समय पे पहुंचेंगे तो बताओ, डिस्टेंस होता है हमेशा एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब इधर से जो टीम पहुंचेगी उसको 7 किलोमीटर चलना है, इधर वाले को भी 7 ही किलोमीटर चलना है। यद्यपि पहले वो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलेंगे और फिर 3 किलोमीटर राइट मार के ईस्ट की तरफ जाएंगे। ये वाले जो लोग हैं इनको 5 किलोमीटर चलना है। अगर सबको एक समय पे सब लोग चले और एक समय पे सब लोगों को पहुंचना है तो क्या जरूरी है? ये दोनों जो टीम्स होंगी इनको थोड़ा स्पीड अपना ज्यादा रखना होगा, क्योंकि इन्हें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और ये वाला जो मेरे जैसे आलसी लोग जिस टीम में है 5 किलोमीटर वाले में, वो लोग रिलेटिवली धीमे चलेंगे, ताकि हम लोग 3 तरफ से एक बार शेर पे आक्रमण कर देंगे तो शेर भाग जाएगा, है ना भाई? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना कि एक ही जगह पे पहुंचने के लिए और एक ही जगह से चलने के उपरांत अगर आप चाहें तो कोई एक रास्ता होगा जिससे कि आप 5 किलोमीटर चल के वहां तक पहुंचेंगे, कोई एक रास्ता होगा जिसमें आप 7 किलोमीटर चल के वहां पहुंचेंगे। ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि आप यहाँ और ज्यादा किलोमीटर चल के पहुंचे, जैसे कोई व्यक्ति इधर आ जाए, इधर से घूम के इधर तक जाए, है ना? तो वेक्टर का जो फायदा है स्केलर के ऊपर वो ये है कि ये डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, और इसके जुड़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। डिफरेंट ही है ना कि भाई हमने पहले 3 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ जाके 4 किलोमीटर नॉर्थ गए तब भी वहीं पहुंच गए, हमने 7 किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस, लेकिन फिर भी हमारा ओरिजिन वही है और जिस जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं वो भी जगह वही है। या हम लोगों ने सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल tan थीटा 4/3 होता है 53 डिग्री। तो आप कहोगे कि हम लोग ये अपने ईस्ट के साथ 53 डिग्री का हमने एंगल बनाया और हम लोग सीधे 5 किलोमीटर चल के वहां तक पहुंच गए। या आप ये कह सकते हो कि ये बचा हुआ एंगल 37 डिग्री होगा। तो नॉर्थ के साथ हमने हमेशा अपने आप को 37 डिग्री पे ओरिएंटेड रखा और हम लोग उस जगह पे पहुंच गए। या ये भी कह सकते हैं कि मैं पहले गया इधर की तरफ और फिर इधर की तरफ चला आया, है ना? और ऐसे चल के हम लोग आराम से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो अपना एक एग्जाम्पल है, ये वेक्टर के बारे में हम लोगों को बहुत सारी बातें बताता है ना? जैसे एक बात तो ये भी बताता है ये हम लोगों को कि भाई